हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सारे के सारे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक जो साइंस से संबंधित है, जो रेलवे एग्ज़ाम एंड और भी कई सारे अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। बायोलॉजी का एक टॉपिक है कोशिका। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोशिका देखते कोशिका क्या है। व्हाट इज कोशिका। कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवों की सबसे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जीवन की सबसे छोटी एवं क्रियात्मक संरचना कोशिका कहते हैं। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं। सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कार्क को काटकर सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखा तो इसमें अनेक चेंबर दिखाई दिया। इस चेंबर्स को कोशिका कहा। क्वार्कस सबर यानी ओक नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। कॉर्क जो होता है ना, तो जो ओक नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम निर्जीव कोशिका की खोज की थी, नॉन लिविंग सेल की। रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने आगे देखते हैं। नोट इसमें बताया गया था कि कॉर्क की कोशिका में सोवेरिन होने से उसकी जल एवं गैसों के लिए पारगम्यता समाप्त हो जाती है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है कि कॉर्क की कोशिका में सोवेरिन होने से उसकी जल एवं गैसों के लिए पारगम्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है, अगले देखते हैं कि एवी लेवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक जीवाणु है, जिसे प्लेंटियोप्लेंटमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी पीपीएलओ भी कहा जाता है, जिसकी माप 0.1 माइक्रोमीटर है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका आकार 170 mm × 135 mm होता है। कोशिका के आयाम को माइक्रोमीटर से नापा जाता है। आयाम या आकार को माइक्रोमीटर से नापा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगले देखते हैं। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, यानी कि तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगली हेडिंग है कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को सर्वप्रथम 2 जर्मन वैज्ञानिक स्लाइडेन 1838 एवं स्वान 1839
1839 में नए कोश का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। स्लाइडेन प्राणी शास्त्री था एवं स्वान वनस्पति शास्त्री थे। उन्होंने कोश का सिद्धांत इस प्रकार दिया। उसमें बताया गया था कि नंबर 1, सभी जीव कोशिका से बने हैं। कोश के सिद्धांत में बताया गया था कि सभी जीव कोशिका से बने हैं। सभी जीव कोशिका से बने हैं। दूसरा बताया गया था कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। दूसरे में बताया गया था कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। तीसरा बताया गया है कि प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है किंतु सभी मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं। तीसरा बताया गया था कि प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है किंतु सभी मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं। चौथा इसमें बताया गया था पॉइंट कि प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है जो कोशिका के बताया गया था कि प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है जो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक वो है कि कुछ जीव कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हैं। उनकी विशिष्ट रचना कोशिका सिद्धांत के तत्वों का अपवाद है। ये जीव निम्नोक्त विषाणु है। विषाणु एक ऐसा मतलब जीव है जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। तो अब चलिए दोस्तों पढ़ते हैं विषाणु सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी को कहते हैं, यानी कि मानते हैं। विषाणु को सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी मानते हैं। विषाणु संक्रमण परजीवी है जो स्वतंत्र अवस्था में निष्क्रिय होता है और निर्जीव के समान व्यवहार करते हैं, परंतु अनुकूल वातावरण प्राप्त होने पर सक्रिय हो जाते हैं और सजीवों के समान व्यवहार करते हैं। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा है कि विषाणु सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी माने जाते हैं। विषाणु संक्रमण परजीवी हैं जो स्वतंत्र अवस्था में निष्क्रिय होते हैं किंतु और निर्जीव के समान व्यवहार करते हैं। स्वतंत्र अवस्था में निष्क्रिय होते हैं और निर्जीव के समान व्यवहार करते हैं, परंतु अनुकूल वातावरण प्राप्त होने पर सक्रिय हो जाते हैं और सजीव के समान व्यवहार करते हैं। ये ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। विषाणु के बारे में कुछ और कहा गया है। विषाणु केवल न्यूक्लिक अम्ल DNA एवं RNA से निर्मित होते हैं जिसके चारों ओर प्रोटीन का आवरण होता है। ये जीव अपने विकास के क्रम में कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए इस पर कोशिका सिद्धांत के तथ्य लागू नहीं होते। दूसरा जीव है, एक है वायराइड विषाणु के समान परंतु आकार में अपेक्षाकृत छोटे पादप रोगकारी जीव हैं। विषाणुओं के विपरीत इसमें प्रोटीन अनुपस्थित होता है। ये जीव भी कोशिका सिद्धांत के तत्वों के अपवाद हैं, यानी कि विषाणु में प्रोटीन पाया जाता है लेकिन वायराइड एक ऐसा जीव है जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। एक जीव और ये प्रियन है। प्रियन केवल प्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं तथा इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता। अब इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता, वायराइड में प्रोटीन नहीं होता, लेकिन विषाणु में प्रोटीन भी होता है और न्यूक्लिक अम्ल भी होता है। तो प्रियन केवल प्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं तथा इसमें न्यूक्लिक अम्ल अनुपस्थित होता है। ये जीव मानव एवं पादपों में तंत्रिका संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। कोशिका के स्तर से अत्यधिक छोटी संरचना होने के कारण ये कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हैं। कोशिका के स्तर से अत्यधिक छोटी संरचना होने के कारण ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला है RBC, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं।
RBC। लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं। इस प्रकार ये कोशिकाएं संरचना की दृष्टि से अपूर्ण होती हैं और कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती है। पहला होता है यूकैरियोटिक, फिर प्रोकैरियोटिक, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो देखते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक 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 की संरचना दी गई इसमें। इसी तरह नीचे यूकैरियोटिक बना है, इसकी संरचना ये दी गई है। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं। अब देखते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर। प्रोकैरियोटिक यह प्राचीन कोशिका है। इसमें अंतर्गत बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, निरंतर आदि आता है। इसमें यह एक वास्तविक कोशिका है। इसके अंतर्गत सभी पौधे एवं जीव आते हैं। इसका प्रोकैरियोटिक में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम नहीं पाया जाता। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम पाया जाता है। इसमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। डीएनए इसमें गोलाकार होता है एवं एकल सूत्र में होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में डीएनए श्रेणीनुमा संरचना में होता है एवं पूर्ण रूप से विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता और यूकैरियोटिक में पाया जाता है। यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र केंद्राभ कहलाता है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। कोशिका की संरचना के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एक कोशिकीय जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, एक कोशिकीय जीव एक कोशिकीय कहलाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा हो गया, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना आदि। ठीक है दोस्तों, दूसरा है बहुकोशिकीय जीव यानी कि मल्टीसेलुलर, जिनका शरीर के अनेक कोशिकाओं के मिलने से बना होता है, बहुकोशिकीय कहलाते हैं, जैसे मछली, मेढक, मनुष्य आदि। कोशिका की संरचना। पौधों में पाई जाने वाली कोशिका को पादप कोशिका तथा जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिका को जंतु कोशिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले देखते हैं जंतु एवं पादप कोशिका की तुलना। अब तुलना करते हैं जंतु और पादप कोशिका में। अंतर का आधार अथवा कोशिकांग। ठीक है, तो कोशिकांग है कोशिका भित्ति। अब पादप कोशिका में इसमें कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है, जिसका निर्माण सेलुलोज से होता है। जंतुओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो अर्धपारगम होती है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। पादपों में केंद्रक उपस्थित होता है, परंतु कोशिका में किनारे की ओर स्थित होता है। कोशिका में किनारे की ओर स्थित होता है। जंतुओं में
जंतुओं में केंद्रक उपस्थित होता है परंतु कोशिका के मध्य में स्थित होता है। ये केंद्रक झिल्ली, पादपों में केंद्रक झिल्ली होती है, उपस्थित होती है, और जंतुओं में भी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, लेकिन ये अर्धपारगम होती है। हरित लवक, पादपों में हरित लवक पाया जाता है, जंतुओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों। राइबोसोम, राइबोसोम पादपों में उपस्थित होता है और जंतुओं में भी उपस्थित होता है। रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं पादपों में आकार में बड़ी तथा कम संख्या में होती हैं और जंतुओं में रिक्तिकाएं आकार में छोटी तथा अधिक संख्या में होती हैं। अब लाइसोसोम, राइबोसोम हो गया अपना। अब रिक्तिकाएं, वैक्यूल, पादपों में रिक्तिकाएं आकार में बड़ी तथा कम संख्या में होती हैं और जंतुओं में रिक्तिकाएं आकार में छोटी तथा अधिक संख्या में होती हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम पादपों में नहीं पाया जाता, जंतुओं में पाया जाता है। गुणसूत्र पादपों में उपस्थित होते हैं परंतु बड़े आकार के होते हैं और जंतुओं में उपस्थित होते हैं परंतु छोटे आकार के होते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, इसमें भी पादपों में दोनों प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिका उपस्थित होती हैं तथा इनकी संख्या कम होती है और जंतुओं में खुरदरी एवं चिकनी दोनों प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिका उपस्थित होती हैं तथा इनकी संख्या अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण, इसमें कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है और जंतुओं में नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट का संचय, पादपों में कार्बोहाइड्रेट का संचय स्टार्च के रूप में होता है और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। सेंट्रियोल, पादपों में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता और जंतुओं में पाया जाता है। राजधानी, पादप कोशिका में राजधानी पाई जाती है, जंतु कोशिका में राजधानी नहीं पाई जाती। तो चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, ये अपना ही चैनल है, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए।